दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों नवरात्रि का सीज़न अभी चालू होने वाला है और धनतेरस आने वाला है। इस समय पर क्या होता है, कंपनी वाले आपके घरों के चक्कर आसपास लगाते रहते हैं, नई नई स्कीमें लॉन्च करते हैं। ट्रैक्टर के साथ कल्टीवेटर फ्री, ट्रैक्टर के साथ सीडल फ्री। लेकिन आपको इस चक्रव्यूह में नहीं फंसना है। आज इस वीडियो हम समझेंगे कि ट्रैक्टर हमें कब, कैसे, क्यों और कौन सी लेना चाहिए। 5 पॉइंटों के आधार पर जानेंगे और 5 पॉइंटों के अंत में हम जानेंगे कि ट्रैक्टर हमें 4 व्हील लेना चाहिए या फिर 2 व्हील लेना चाहिए। दूसरा, हम कम ब्याज पर कैसे ट्रैक्टर को खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। इस चैनल पर जो भी आपको जानकारी दी जाती है, यदि वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको खेती संबंधी जानकारियाँ मिलते रहती हैं, जिससे कि आपकी बचत भी हो सके। आपको दवाइयों के बारे में जानकारी दी जाती है, आपको बीमारियों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। अब हम जानते हैं इस वीडियो को विस्तार से। सबसे पहले पॉइंट पर हम जानते हैं कि ट्रैक्टर लेना किसे चाहिए। दोस्तों जब भी आपके पास कोई एजेंट आता है तो आपको भ्रमित नहीं होना है। यदि आपके पास 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तो ही आपको ट्रैक्टर लेना है। 10 एकड़ से यदि आपके पास कम ज़मीन है तो आपको ट्रैक्टर बिल्कुल नहीं लेना पड़ता है। इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था कि किसानों की ट्रैक्टर लोन से कैसे मौत हो रही है। उस वीडियो को काफ़ी पसंद किया आप लोगों ने और आपकी जो समस्या थी हमें कमेंट के माध्यम से लिखी भी। अगर उस वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो पर लिंक है आई बटन पर, जाकर आप उसको देखें पहले और समझें कि 10 एकड़ खेती वाला जो किसान है वो किराए से ज़्यादा फ़ायदा लेता है या फिर निजी ट्रैक्टर से ज़्यादा फ़ायदा लेता है। तो आपके पास यदि 10 एकड़ से ऊपर ज़मीन है तो आपको निजी ट्रैक्टर लेना है, अन्यथा आपको बिल्कुल नहीं लेना है। आवश्यकता हो तो आप फिर पुराना ट्रैक्टर ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके पास कम से कम 50% राशि खुद के पास की होनी चाहिए। यानी आप 8 लाख का ट्रैक्टर ले रहे हैं तो आपके पास 4 लाख कम से कम आपके पास के होने चाहिए। इसके बाद फिर बाकी राशि आपको, भले ही आप लोन करवा लें उसका, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें कि आपके पास लाख रुपये है और एजेंटों के बहकावे में आप आ जाते हैं और फिर ट्रैक्टर ले बैठते हैं और कर्जा इतना हो जाता है कि चुकाते चुकाते जो है आपकी नसें ढीली पड़ जाती है। अब हम जानते हैं दूसरे पॉइंट को, वो है कि क्या लेना चाहिए या फिर पुराना लेना चाहिए। तो उसके लिए हम 4-5 फैक्टरों पर बात करेंगे। सबसे पहला फैक्टर ये है कि आपके पास बजट कितना है। यदि आपके पास बजट पर्याप्त है, आपको पैसों की कमी नहीं है, तो फिर आप जो है नया ट्रैक्टर ले सकते हैं। और यदि आपके पास बजट कम है और आपको इमरजेंसी है ट्रैक्टर लेने की, आपको ऐसा लगता है कि बिना ट्रैक्टर के काम हो नहीं सकता, तो फिर आप पुराना ट्रैक्टर में जा सकते हैं। दूसरी बात है कि ज़मीन कैसी है आपकी। यदि आपके पास 20 एकड़ से ऊपर ज़मीन है तो आप फिर नया ट्रैक्टर लें, और यदि 20 एकड़ से कम है ज़मीन आपकी और आपका अगर पुराने ट्रैक्टर में काम चल जाता है, 2 साल 3 साल चले ट्रैक्टर आपको मिल जाते हैं, तो फिर आप पुराना ट्रैक्टर लें। तीसरा पॉइंट है कि आप उसमें काम कौन सा लेना चाहते हैं। मशीनें, जो भारी मशीनें हैं उस पर आपको नया ट्रैक्टर लेना पड़ेगा। जैसे भूसा मशीन यदि आपको चलाना है किराए से तो फिर आपको नया ट्रैक्टर लेना चाहिए। हार्वेस्टर यदि आपको चलाना है उस पर अटैचमेंट लगाकर तो फिर आपको नया ट्रैक्टर लेना चाहिए। रोटावेटर का काम आपके पास ज़्यादा है, ज़्यादा से मतलब ये है कि आप किराए वगैरह का चलाते हैं, तो फिर आपको नया ट्रैक्टर लेना चाहिए। तो मशीनों की स्थिति के हिसाब से आप अगर भारी मशीन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नया ट्रैक्टर लें, अन्यथा आप जो है पुराने ट्रैक्टर में भी काम चला सकते हैं। चौथा है स्टेटस। यदि आपके पास पैसा ज़्यादा है और आपको ऐसा लगता है कि हमें भैया ट्रैक्टर नया ही लेना है, नहीं तो हमारी साख जो है दांव में लग जाएगी, तो फिर आप नया ले लें भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका बजट जो है इतना बिल्कुल नहीं है और आपके लिए सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, तो फिर आप जो पुराने ट्रैक्टर की तरफ जा सकते हैं। हम जानते हैं तीसरे पॉइंट को कि आपको कितने HP का ट्रैक्टर लेना चाहिए। ट्रैक्टर तो लेने वाले हैं मान लीजिए, लेकिन आपको कितने HP का ट्रैक्टर लेना है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए भी 4-5 फैक्टर हैं, मैं आपको एक एक करके उनको बताता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट ये है इम्प्लीमेंट, यानी आप जो अटैचमेंट लगाने वाले हैं, जो भी यंत्र उसमें लगाने वाले हैं, जैसे कि ट्रैक्टर के साथ में आप ट्राली लगाएंगे, कल्टीवेटर लगाएंगे, सीडल लगाएंगे, भूसा मशीन लगाएंगे, क्या लगाने वाले हैं उसके हिसाब से आपको HP का निर्धारण करना चाहिए। यदि आप भारी मशीनें चलाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको जो है ट्रैक्टर 50 HP से ऊपर के लेने चाहिए। कि कल्टीवेटर है, सीडल है, आपका ट्राली का काम ज़्यादा है, यानी कि भाड़े का काम आप करते हैं मान लीजिए, तो फिर आपको 40 HP के लगभग का ट्रैक्टर लेना चाहिए, 40 से 45 HP। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़मीन यदि आपके पास 25 एकड़ से ऊपर है
तो फिर आप 45 HP से ऊपर जा सकते हैं। यदि आपके पास 25 एकड़ से नीचे ज़मीन है तो फिर आपको हरगिज 45 HP से ऊपर नहीं जाना है, यदि आपका खुद का काम है तो, भारी मशीनों को छोड़कर। नरम ज़मीनों पर कम HP के ट्रैक्टर चल जाते हैं, रेतीली ज़मीनों पर, और यदि कठोर ज़मीन है, काली मिट्टी है, तो फिर आपको बड़ा ट्रैक्टर लेना पड़ेगा। अगर बेड बनाना है आपको तो थोड़ा हैवी ट्रैक्टर उसमें लगता है, प्लाऊअर करनी है तो हैवी ट्रैक्टर लगता है, धान की खेती यदि आप करते हैं तो उसमें हैवी ट्रैक्टर लगता है आपका। तो फिर उसके हिसाब से आप देखें कि आपकी ज़मीन कैसी है, आपको कौन से काम करने हैं, खेती में कौन सा काम आपको करना है, यह निश्चित आपको करना पड़ेगा। सारी बातों का कैलकुलेशन करने के बाद ही आप कितने HP का ट्रैक्टर लेने वाले हैं, इसका निर्धारण आपको करना पड़ेगा। भाई साहब, ट्रैक्टर बड़ा लेने से आपका कोई नाम नहीं होता है, लेकिन यदि वही ट्रैक्टर में कोई समस्या आती है, मान लीजिए आपने लोन नहीं पटा पाया, आपने शौक़ में तो ले लिया बड़ा ट्रैक्टर, लेकिन लोन आपका पट नहीं पाया, ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है, तो फिर आपके लिए वो सिरदर्द बन जाता है। चौथा पॉइंट है कि किस कंपनी का हमें लेना चाहिए। तो कंपनियों को डिसाइड करने से पहले कुछ पॉइंटों का आपको ध्यान रखना होगा। पहला पॉइंट है एवरेज। जिस कंपनी का एवरेज आपको ऐसा लगता है, आप पता करें किसान भाइयों से कि उस कंपनी के ट्रैक्टर का एवरेज ज़्यादा है, तो फिर आपको वो ट्रैक्टर लेना चाहिए। कि पार्ट्स की उपलब्धता, आपने ट्रैक्टर ले लिया, मान लीजिए कोई दिक्कत आ गई, तो फिर उसके जो सामान है, जो उसके पार्ट्स हैं, वो आपको आसपास अपने एरिया पर मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कोई विदेशी ट्रैक्टर आपने ले लिया और कोई दिक्कत आई तो उनके 4 दिनों के बाद हमारा सामान आने वाला है, तो उतने में पता चला कि आपकी बोनी निकल गई। तो आपको ऐसे ट्रैक्टर नहीं लेना है। बात है कि सर्विस सेंटर किनारे होने चाहिए ताकि आप उसको सुधरा सकें समय पर, क्योंकि जब सीज़न आता है खेती का हमारा, तो हमारे पास 8 दिनों का समय होता है, बस इससे ऊपर नहीं होता। खासकर बरसात के समय में तो 8 दिन भी बहुत हो जाते हैं। अगर बारिश एकदम से टूट पड़ती है तो फिर आप बोनी करना भी भूल जाते हैं, और ऐसे समय पर यदि ट्रैक्टर गड़बड़ हो जाए और उसकी सुधराई जो है हमें महंगी पड़ जाए, फिर तो आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि उसकी जो सर्विस सेंटर है वो किनारे होने चाहिए। चौथा पॉइंट है कीमत। कई कंपनियों के जो ट्रैक्टर हैं वो थोड़े सस्ते हैं और कई कंपनियों के जो ट्रैक्टर हैं वो महंगे हैं। जो विदेशी कंपनियों के ट्रैक्टर हैं जिनका इंपोर्ट किया जाता है, वो जो ट्रैक्टर हैं महंगे होते हैं, ठीक है। और जिन कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ इंडिया में होती है, वो जो ट्रैक्टर हैं वो थोड़े सस्ते पड़ते हैं। तो उसके हिसाब से आपको ट्रैक्टर का चयन करना चाहिए। पांचवा पॉइंट आता है रीसेल वैल्यू। आपके एरिया पर आप देखें कि आसपास आपको कौन सी कंपनी के ट्रैक्टर ज़्यादा दिख रहे हैं और उन किसान भाइयों से फिर आप जानकारी लें, तो आप समझ पाएंगे कि किस ट्रैक्टर की वैल्यू ज़्यादा है पुराने होने पर। आपने ट्रैक्टर ले लिया, मान लो 2 साल के 3 साल के बाद आपको बेचना हुआ, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा स्प्लेंडर गाड़ी, 4 व्हीलर में अल्टो, मारुति की गाड़ियाँ, इनको आप आधी रात में सेल करने के लिए निकाल लें तो इसके जो ग्राहक है 4-5 दिनों में आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही कुछ कंपनियों के कुछ विशेष मॉडल होते हैं, उसके हिसाब से उनकी रीसेल वैल्यू तय होती है। उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि स्वराज कंपनी के कई मॉडल हैं, मगर उसमें से 855 बहुत ही हमारा चर्चित मॉडल है, तो उसकी जो रीसेल वैल्यू है वो दूसरी जो ब्रांड है उसी के उससे ज़्यादा है। आप जब 8 से 10 लाख रुपए का कोई आइटम खरीदते हैं तो फिर आपको सारी रिसर्च करनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा हूँ ट्रैक्टर उठा आदमी और चले जाता है, बस एजेंट आया, उन्होंने कागज़ लिया और पैसे हैं तो ठीक है, नहीं भी है तो थोड़ी बहुत पैसे 1-2 लाख रुपए दिए और ट्रैक्टर ला के घर में खड़ा कर लिए। हमने तो यहाँ तक देखा है कि 11,000 रुपये में भी ट्रैक्टर आ गया है, लेकिन उससे क्या होता है, किसान खुश हो जाता है, 11,000 दूंगा मैं अभी और ट्रैक्टर हमारे घर में आ जाएगा। लेकिन भैया वो कर्ज तो आपके सिर में है ना, आपको तो वो पटाना ही है कभी भी, वो तो ट्रैक्टर एजेंसी वाला बेच के फुर्सत हो जाएगा, आप तो ज़िंदगी भर परेशान होंगे ना उससे। तो आपको ये बिल्कुल समझ के चलना है कि ट्रैक्टर बहुत ही बड़ा सौदा होता है और किसान के लिए ट्रैक्टर बहुत मायने रखता है। तो आप जब भी ट्रैक्टर लें तो अच्छे सोच समझ के लें। पॉइंट है कि कब और कैसे लें। अब सीजन चल रहा है नवरात्रि का, धनतेरस आने वाला है, एजेंट आएंगे, ट्रैक्टर के साथ कल्टीवेटर फ्री, ट्रैक्टर के साथ सीडल फ्री, ये फ्री वो फ्री, सब फ्री, लेकिन आपको चाय भी फ्री में नहीं पिलाते वो। आप जब जाएंगे शोरूम ना तो उनको जो पानी का गिलास है उसके भी पैसे इंक्लूड होंगे आपके। आप ट्रैक्टर लेने के बाद फिर पहुंचना, आपको चाय भी नहीं मिलेगी, पानी भी नहीं मिलेगा। ट्रैक्टर लेने जब जाते हैं आप तो आपको चाय भी मिलती है, नाश्ता भी मिलता है, सब मिलता है, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं। तो आप उस बात को समझें, आप इस तरीके से झमेले में ना आए,
शुभ मुहूर्त अपनी जगह पर है, मगर हमारा मुहूर्त वहीं पर ख़राब हो जाता है जब हम गलत डिसीजन लेते हैं। इसलिए यदि आपको लेना भी है तो आप क्या करें कि आप सीजन पर पहले से प्लानिंग करें। आप सीजन पर, जैसे बरसात के महीनों पर एजेंसियां जो है ट्रैक्टर नहीं बेच पाती ज़्यादा, उस समय पर आप जाएं, उनसे मोल भाव करें और जो टोकन अमाउंट होता है, बुकिंग अमाउंट जो होता है, उसको आप दे दें और आप डिसाइड कर लें पहले कि हमें उस समय पर ट्रैक्टर की डिलीवरी चाहिए, तो आपको जो रेट है वो कम मिल सकते हैं। जैसे अभी आपको धनतेरस में लेना है तो आप जो अभी से बुकिंग अमाउंट उसका जमा कर दें जाकर, आप तुरंत में जाएंगे तो आपको महंगा मिलेगा। दूसरी बात है मोल भाव करें। मोल भाव अच्छे से आपको करना चाहिए। आप दूसरी जो एजेंसियां हैं वहाँ पर पता करें। 50 HP का ट्रैक्टर लेना है आपको तो 50 HP की बाकी कंपनी के जो ट्रैक्टर हैं उनकी क्या कीमत है वो आपको देखनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें हैं। जो किसान ने पहले ले चुका है उसने कितने में ख़रीदा वो पता करें। आप 2-4 किसानों से बात करें आप कि भैया आपने ये 50 HP का ट्रैक्टर मान लीजिए किसी कंपनी का लिया है तो वो कितने में मिला, उससे एक रफ़ आइडिया आपको मिल जाता है कि अभी क्या मिलेगा। अब आपके मन में एक सवाल आता है कि हम ट्रैक्टर जो कंपनियां बताती हैं उससे कितना हमें कम उससे मांगना चाहिए। जब भी आप एजेंसी जाएं और उससे रेट अगर पूछें तो वो जो बताता है, मान लीजिए उसने आपको बताया कि 50 HP का ट्रैक्टर आपको 7 लाख में मिलेगा 2 व्हील ड्राइव, आपको क्या करना चाहिए, उसमें से कम 10% राशि आपको कम करनी चाहिए। 7 लाख के ट्रैक्टर को आपको 6.25 लाख के लगभग में आप उसकी मोल भाव कर सकते हैं। 6 लाख से 6.25 लाख के बीच में आपको मोल भाव उसका करना चाहिए। तो 10% की राशि आपको कम से कम जो है घटते क्रम में रखनी चाहिए। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि आपको ट्रैक्टर कितने में मिल सकता है। और सबसे आसान ये है कि आप पहले पता कर लें दूसरे जो किसान हैं उनसे, उस हिसाब से फिर आप मोल भाव कर सकते हैं। आप सीधा डायरेक्ट एजेंसी जाएं और एजेंसी पर जाके वहाँ के जो मैनेजर हैं या उसके मालिक है जो भी है उनसे आप डायरेक्ट बात करें तो आपका एजेंट का जो कमीशन होता है 15 से 20 हज़ार कम से कम एक ट्रैक्टर पर कमीशन होता है एजेंटों का, वो आपका पैसा बच जाता है। साथ में आपको किसी भी प्रकार के इम्प्लीमेंट को नहीं लेना है। जैसे ट्रैक्टर के साथ में सीड, कल्टीवेटर, ट्राली को आपको बिल्कुल नहीं लेना है। सबसे पहले आप जब एजेंसी जाएंगे आप तो सबसे पहले आपको इंजन की बात करना है सिर्फ, और ट्रैक्टर लेने के बाद फिर आप बड़े आराम से इत्मीनान से दूसरे जो हमारे पार्ट्स विक्रेता हैं, जो इम्प्लीमेंट विक्रेता हैं, उनसे आप संपर्क करें और बढ़िया अच्छा जो भी आपको लगता है वो आप लें मजबूत। एजेंसी वाले जितने भी यंत्र अपने साथ में रखते हैं वो बिल्कुल हल्की क्वालिटी होते हैं, इस बात को आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो आप जाकर देख लें। दूसरी बात है कि इनाम के चक्रव्यूह में ना पड़ें। आप इनाम के चक्र में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है कि इस समय पर इतना इनाम है, उस समय पर इतना मिल। देखो ट्रैक्टर वाले को ट्रैक्टर बेचना है, आप पहले पता कर लें, हवाबाजी में बिल्कुल ना पड़ें। इनाम के चक्कर में अगर पड़ेंगे आप तो गलत डिसीजन आप ले लेंगे। जो ट्रैक्टर आपको लेना है आपको वही ट्रैक्टर लेना है। मैं समझता हूँ कि मैंने आपको काफ़ी जानकारी दी है। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने 5 पॉइंटों के आधार पर जाना कि हमें ट्रैक्टर लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम जानते हैं वीडियो की विशेष बात। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें 2 व्हील लेना चाहिए या 4 व्हील लेना चाहिए। यदि आपके पास धान की खेती है, यदि आप भारी मशीन चलाना चाहते हैं जैसे कि प्लाऊ वगैरह, पल्टी प्लाऊ है आपका, लेवलर है जो आपकी ज़मीन को समतल करने में काम आता है, रेज़र यानी कि जो बेड आप घिसते हैं वो, उसके लिए आपको 4 व्हील ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी। अन्यथा यदि आप जो है उसमें थ्रेसर चलाना चाहते हैं, कल्टीवेटर चलाना चाहते हैं, सीड चलाना चाहते हैं, ट्राली चलाना चाहते हैं तो आपको 4 व्हील की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। 4 व्हील के रेट जो हैं वो आम ट्रैक्टरों से यानी 2 व्हील से उतने ही HP का उसी कंपनी का जो ट्रैक्टर है वो आपको लगभग 1 लाख रुपये से 1.25 लाख रुपये आपके ज़्यादा उसके बढ़ जाते हैं। तो आपको यदि आवश्यकता है तो ही लें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं उसकी लेने की। इसके बाद हम जानते हैं कि हम कम ब्याज पर कैसे ले सकते हैं। तो कम ब्याज में लेने का तरीका यही है कि 50% की राशि तो कम से कम आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको ट्रैक्टर लेना है। मान लीजिए आपने 6 लाख का ट्रैक्टर पसंद किया है तो 3 लाख आपके पास के हो गए, बचे 3 लाख रुपए। तो उन 3 लाखों को यदि आप फाइनेंस कराते हैं तो आपको लगभग 10% से लेके 12-13% तक आपको ब्याज लगेगा नए ट्रैक्टर में। लेकिन यदि उसी पैसे को आप किसान क्रेडिट कार्ड से निकालते हैं, KCC से, तो जो ब्याज लगेगा वो आपको 7% लगेगा। आपको यदि ट्रैक्टर लेना है तो आप KCC से ट्रैक्टर को
परचेस कर सकते हैं, तो आपको ब्याज कम पड़ेगा। दूसरा, यदि किसी समय पर दिक्कत आ जाती है, आप किस्त नहीं पटा पाते, पैसा नहीं पटा पाते, तो आपको सिर्फ ब्याज देकर भी आपका काम चल जाता है। आपने एक बार पूरी राशि पटा दी, उसके बाद ब्याज छोड़ के और फिर आपको बाकी राशि फिर मिल जाती है। आपकी लिमिट यदि 3 लाख रुपए की है तो अपने 3 लाख, मान लीजिए 11,000 उसका ब्याज आया है, तो 3,11,000 पहले आपने पटा दिया और फिर उसके बाद दूसरे दिन बाद जाकर आप फिर 3 लाख रुपये फिर से ले सकते हैं। तो आपको जो ब्याज है वो भी कम पड़ेगा। दूसरा, आपका बजट भी जो है नहीं गड़बड़ाएगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका कोई सुझाव हो, कोई सलाह हो तो आप ज़रूर लिखें, ताकि अन्य किसान भाइयों को भी मदद मिले और हमें भी समझ में आए कि हम क्या गलती कर रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।